तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आप देख रहे हैं एकेडेमिया मंत्र ऑफ सक्सेस। और मैं हूं शिवांश त्रिपाठी और आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना भी करते हो, तो अपनी बेसिक जानकारी के लिए। और ये टॉपिक जो है काफ़ी ज्वलंत रहा है हमेशा से, तो जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हम बात इसमें करेंगे कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि इस भारत देश के नागरिक हैं, उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट हैं, उनके मौलिक अधिकार हैं, और उसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हम बताते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। रिटन में बस एक नोट्स है मेरा बनाया हुआ मेरे पास, बाकी वाइट बोर्ड वगैरह की पढ़ाई इसके लिए बहुत कंपलसरी नहीं है। अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी को नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे PDF फॉर्मेट में। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो पहले ही बात जो होती है कि मौलिक अधिकार है क्या, कहाँ से आया, क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया था USA से। हमारा जो संविधान लिखा जा रहा था तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सी चीज़ें अलग अलग देशों से लिखी गई थी। रीज़न क्या था कि हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि रिटन संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि ये वीडियो दोनों लैंग्वेज वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी है। तो जो टिपिकल वर्ड होंगे वो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, और इंग्लिश वाले भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हिंदी वाले भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। टॉपिक सबके लिए कंपल्सरी है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। इसमें क्या था कि भाई उन्होंने कहा संविधान सभा ने कि यार ये बताओ, ठीक है हमारे देश की जनता होगी, वो अगर उसके कुछ अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो सरकारें तो मनमाना करेंगी ना, अपने मन से निरंकुश शासन शुरू हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी। तो कहा गया नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाएंगे। तो कुछ मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं कि भाई ये आपके अपने अधिकार हैं, इन्हें आपको अपने पास रखना है। अब हम जान लें कि मौलिक अधिकार हमारे हैं कौन कौन से, और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला तो मैंने बता दिया, अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है ये संविधान के भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में है। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35, 12 to 35 आर्टिकल में ये सारे समाहित हैं मौलिक अधिकार हमारे, भाग 3। अब देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ क्या क्या है। ये जो है व्यक्ति के जीवन यापन यानी कि लाइफ जीने के लिए कुछ मूलभूत यानी कुछ बेसिक जो है अधिकार दिए गए थे, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं, टोटल 7 दिए गए हैं। मतलब हमारे संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 1978 में 44वां संशोधन जो हुआ था, तो उस समय हमारे पास एक और मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। मीन्स अगर हमारा संपत्ति नहीं है तो हमारा संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वो था आर्टिकल 31 में। उसे मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट कर दिया गया, कानूनी अधिकार हमारा हो गया है। मतलब संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अब देख लेते हैं, अभी उस अनुच्छेद 300A में है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिसकी हम बात करते हैं। समानता का अधिकार ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। इसका क्या है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि राज्य के समक्ष, यानी राज्य यानी कि आपकी सरकार के सामने सभी व्यक्ति, उनको कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा। मतलब कानून की दृष्टि से कोई अलग नहीं होगा। जैसे कानून हम उनके लिए है, वैसे कानून सब आपके लिए भी होगा, सबके लिए एज इट इज़ रहेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी राज्य जो होगा, किसी भी नागरिक के विरुद्ध जो अगेंस्ट में होगा, धर्म, मूल वंश, जाति, जेंडर और जन्म स्थान, इनके आधार पे कोई डिफरेंस नहीं करेगा। मीन्स आप किस कास्ट के हो, आपका बर्थ कहाँ हुआ है, आपका जेंडर क्या है, आप किस रिलीजन के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इन आधारों पे। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है भैया तो रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? तो इनके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अब अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है कि बालक यानी जो बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके जो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है उसको देख के उनके लिए कुछ अलग से भी उपबंध किए जा सकते हैं। मीन्स अलग से भी उनके लिए कुछ राइट्स लाए जा सकते हैं, अलग से उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अनुच्छेद 15(4) के अनुसार क्या है कि राज्य जो होगा सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो ओबीसी होंगे, बैकवर्ड कास्ट होंगे और जो एससी एसटी होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। रिजर्वेशन यहाँ से आया अनुच्छेद 15(4) कि जो पिछड़े होंगे और जो एससी एसटी हैं उनके लिए राज्य कुछ विशेष फैसिलिटी दे सकता है, लाइक रिजर्वेशन। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि नागरिकों को जो भी शासकीय सेवाएं होती हैं, जो भी सरकारी नौकरी कह लो आप, उसमें समान अवसर मिलेगा। ये नहीं कहा गया कि समान सबको नौकरी मिले, नहीं, उस नौकरी में जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में अटेम्प्ट करने का सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ बात आती है कि यूपीएससी सिर्फ 6 बार ही क्यों करता है जनरल के लिए, बाकियों के लिए क्यों नहीं करता। तो ये मैंने ऊपर बताया था 15(4) में ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष फैसिलिटीज़, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी लाइक अ रिजर्वेशन। अच्छा, अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है कि कोई राज्य जो होगा किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में नौकरी करने के लिए निवासियों का, जो वहाँ के निवासी होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल प्रबंध कर सकती है। लाइक ये कह सकती है कि भाई हम यूपी में हैं तो यहाँ यूपी वालों को ही जॉब दी जाएगी, ऐसा किया जा सकता है। ये इलीगल नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 16(3) ऐसी शर्त रखी जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि जो पिछड़े नागरिक हैं उनके उचित जो प्रतिनिधित्व के अभाव में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ये भी सेम चीज़ है, आरक्षण यहाँ भी आ गया है, यानी कि 15(4) में भी रिजर्वेशन की बात की गई है, 16(4) में भी रिजर्वेशन की बात की गई है। इवन 15(4) में तो साफ साफ नहीं कहा गया, उसमें तो ये कहा गया कुछ विशेष उपबंध किए जाएंगे, लेकिन 16(4) में साफ साफ आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 17, इसमें क्या था कि भाई जो पहले के टाइम में हुआ था छुआछूत, अस्पृश्यता जिसको कहते हैं, अनटचेबिलिटी, ये ख़त्म कर दिया गया। कहा गया भैया छुआछूत नहीं होगा, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 अब ये दंडनीय हो गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि शिक्षा में आपको जो उपाधि मिलती है या जो सैनिकों को उपाधि मिलती है, डिग्री मिलती है, उसको छोड़ के जो बाकी डिग्रियां हैं ना, ख़त्म, नहीं ले सकते आप डिग्री। जैसे कि उपाधि आप जैसे पहले होते थे राय बहादुर, राय साहब, जमींदार साहब, अब नहीं होता, उपाधियां ख़त्म हो गई हैं। इवन अगर आपको फॉरेन से भी कोई उपाधि मिलती है तो भी उसे लेने के लिए आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के आप बाहर की भी उपाधि नहीं ले सकते। 18(2) क्या कहता है, हाँ सेम चीज़ कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता। 18(2) जो कि मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, ये काफ़ी मज़ेदार है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिक को 6 स्वतंत्रता दी गई, 6 टाइप के फ्रीडम्स दिए गए हैं। पहला क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A, मीन्स आप फ्री हो कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए। आपको इसी के तहत राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा ना, वो फहराने की भी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जो पहला संशोधन किया गया था 1951 में, उसके तहत थोड़ा सा इसको वो कर दिया गया, इस संशोधन करके इसको फ्रीडम थोड़ा कम कर दिया गया। मीन्स आप ऐसा बोलो जो टॉलरेट किया जा सके, सदाचार हो, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था इससे धूमिल ना होती हो, राष्ट्र की जो वो होती है क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कोई प्रतीक हो वो धूमिल ना हो रहा हो, राष्ट्र की गरिमा धूमिल ना हो रही हो, इसका ध्यान रखना है आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कुछ नहीं कि बस भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। जैसे कि अभी ये मुद्दा भी कुछ दिन पहले चला हुआ था, बट आपको ऐसा कुछ नहीं कहना है। ये चीज़ें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। 19B क्या कहता है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के आप सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाल सकते हैं। रैली निकालने की परमिशन आपको आर्टिकल 19(2) में दी गई है, यानी कि 19B। ये भी कहा गया कि स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आर्टिकल 19C क्या कहता है कि भाई अगर आप भी चाहो, भारत का नागरिक हो, तो आप चाहो तो अपने लिए कोई संगठन या कोई संघ बना सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि आप भी चाहो तो अखिल भारतीय ये महासभा वो महासभा बना सकते हो। ये सब जो बनते हैं इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 19C 19G। अच्छा, 19D क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण कर सकते हो। आप चाहो तो इंडिया टूर कर लो स्वतंत्रतापूर्वक। अभी लॉकडाउन में नहीं कर सकते, अभी थोड़ी स्वतंत्रता पे
लगाम लगी हुई है, बट आप कर सकते हो, ये इसके तहत कर सकते हो। 19D। 19E क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास कर सकते हैं। खैर पहले जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे, हालांकि अब चीज़ें संशोधित हो रही हैं, तब की बात कुछ और है। 19G क्या कहता है कि आप कोई भी व्यापार या कोई भी कारोबार कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप इलीगल व्यापार करो। व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है 19G में, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कुछ इलीगल रोज़गार करो। जैसे कि जब योगी सरकार आई थी यूपी में, तो बूचड़ खानों पे थोड़ा लगाम लगना शुरू हो गया था, तो उस समय बात बहुत उठी थी, भैया हमारा रोज़गार का अधिकार है, व्यापार कर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। 19B क्या है, 20 में थोड़ा बात हुई थी कैदियों को लेके, अपराधियों को लेके बात की गई थी कि उनके दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण को दिया गया कि भैया आप अपराधी हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया जाता है, नहीं किया जाता। आपके अपराधियों के भी कुछ राइट्स होते हैं। पहला क्या, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने कानून का उल्लंघन किया गया है, उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। किसी भी अपराध व्यक्ति को उसके अपराध के लिए उससे अधिक या 2 बार दंड नहीं दिया सकता। एक बार जो दंड दे दिया गया वो दंड इनफ होता है, उसके लिए दोबारा नहीं दिया जाएगा। थर्ड देख लें, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया सकता, मैंने बता दिया। चौथा इसमें क्या पॉइंट है कि अब किसी भी व्यक्ति को, या फिर मैंने अगर कोई क्राइम किया है तो पुलिस मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए, मेरे खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ये मेरा राइट है। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 21 जो है कि जीवन और शरीर की स्वतंत्रता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करता है। यानी कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया, ऐसी कोई भी क्रिया जिससे हम जीवित से मृत हो सकते हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पिएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे तो मर भी सकते हैं, तो जीवित से मृत हो सकते हैं ना। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है स्वच्छ पानी पीने का। स्वच्छ वातावरण मौलिक अधिकार है। जैसे आप किसी को अकेले कमरे में बंद नहीं कर सकते, क्यों, हमारा मौलिक अधिकार है। अकेले कमरे में रहेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, सुसाइड कर सकते हैं, तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो 21 हमें जीवन की स्वतंत्रता देता है कि भाई आप जियो, अच्छी ज़िंदगी जियो। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 21 में ही उसमें एक 86वां संशोधन किया गया 2002 में, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये भी उनका अधिकार है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते, और गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये उसका राइट है कि बिना रीज़न, जैसे मैंने कोई क्राइम किया तो आप बिना मुझे रीज़न बताए पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, और गिरफ्तार अगर करती है रीज़न बता के भी, तो 24 आवर के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करना होगा। 24 आवर ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती। थर्ड क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि पहला हो गया राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, और ये तीसरा है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है इसमें, तो 23-24 दो आर्टिकल आते हैं। 23 क्या कहता है कि बलात् श्रम, यानी जबरदस्ती श्रम कराया जाता है, या फिर ज़बरदस्ती बदुआ मजदूरी होती थी, ये चीज़ें होती थी, इन चीज़ों को ख़त्म किया गया आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर से संबंधित है, यानी कि आप किसी बच्चे से काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है। आर्टिकल 24 हमारा कहता है कि आप बाल श्रम नहीं करा सकते। अच्छा, बाल श्रम के बारे में बता दूं आपको कि बाल श्रम मतलब ये नहीं कि आप 18 साल के बालिग हो जाओ, नहीं, 14 साल तक की जो एज होती है, 14 साल तक आप किसी को काम नहीं करा सकते, बच्चे को ज़बरदस्ती, और मन से भी नहीं कराना चाहिए वैसे तो जनरली कहा जाए तो। और किसी खतरनाक काम में या खदान वगैरह में बिल्कुल भी नहीं, साफ साफ रेस्ट्रिक्टेड है और दंडनीय भी है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, सॉरी चौथा पॉइंट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। मीन्स अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं, और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब क्या दुरुपयोग किया जाता है उस चीज़ का। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि हम किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए संस्था बना सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, उसके लिए हम धर्म संपत्ति अर्जित करने का भी हमारा अधिकार है। जैसे कि मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में चीज़ें होती हैं। 27 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती
किसी धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आर्टिकल 27 कहता है। 28 की बात करें तो ये कहा गया है कि जिस भी संस्था को राज्य से बजट आवंटित होता हो, यानी राज्य पैसा देता हो, राज्य चलाता हो, उसमें किसी धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा, किसी विशेष धर्म के मतलब चीज़ों को उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आर्टिकल 28 कहता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मीन्स आप ज़बरदस्ती हमसे नमाज़ नहीं पढ़वा सकते, हम ज़बरदस्ती आपसे मंदिर में पूजा नहीं करवा सकते। ये चीज़ें भी करंट में हो रही हैं। 5वां क्या है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ शिक्षा और कुछ हमारे कल्चर को एजुकेशन के लिए भी कुछ हमें राइट दिए गए हैं, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि हम भारत के लोग जो हैं कि अपनी भाषा को, अपनी लिपियों को, अपनी संस्कृतियों को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार हमें दिया गया है। इसके अलावा राज्य जिस भी शिक्षण संस्थान को आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है, वो किसी को भी बताया था, जैसे आपको मैंने, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पे प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकता। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन का पूरा अधिकार होगा। राज्य इसमें मतलब आर्थिक सहायता देने में कोई विभेद नहीं करेगा। मीन्स जो भी माइनॉरिटी हैं हमारे देश में, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए संस्थान खोल सकते हैं, चला सकते हैं, प्रशासन देख सकते हैं। अब 6वां पॉइंट आता है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 है। ये मुख्य रूप से मैं बता दूं कि इसे अंबेडकर साहब ने भारत की आत्मा भी कहा था। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की आत्मा किसको कहा था, तो आर्टिकल 32 था, लेकिन ऐसे भारत का संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रियम्बल को कहा जाता है। तो इसमें क्या था, मुख्य रूप से बता दें कि ये मौलिक अधिकारों के लिए कार्यवाहियाँ कराने का आपका अधिकार देता है। बस अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा रहा है, फॉलो नहीं हो रहा, तो आप उसके अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मुख्य रूप से इसका यही कहना है। बाकी इसमें कुछ रीट वगैरह की बात थी, कुछ रीट वगैरह जारी हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ये फ़िलहाल हमारे थे 32 तक मौलिक अधिकार। इनको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एक बार समझना, दोबारा सुन लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा, नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, नोट्स सबको मिल जाएंगे। सो थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे आपके साथ और आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। आप चाहे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए खड़ा है। थैंक यू सो मच।